नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। और इस समय मेरे साथ में जो तीन अभ्यर्थी या प्रतियोगी नजर आ रहे हैं, वो तीन ऐसे हैं जो अपने जहन में सपनों की पैदावार लेकर के प्रयागराज आए। प्रयागराज यानी कि एक जमाने का इलाहाबाद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। और वहां लोग आते हैं अपनी जिंदगी को एक नया आयाम देने के लिए, कुछ जिंदगी में अर्जित करने के लिए। लेकिन ये जो तीनों विद्यार्थी यहाँ दिख रहे हैं और इनके जैसे लाखों विद्यार्थी इस समय सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई तैयारी छोड़ करके जो आयोग ने एक फैसला ले लिया है उसकी मार झेल रहे हैं। तो मैं आपको बहुत संक्षेप में कहानी समझा देता हूं कि पीसीएस आरओ एआरओ परीक्षा को, और पीसीएस को पहली बार, इतिहास में पहली बार आयोग ने एक नहीं बल्कि 2 दिन में और कई पालियों में आयोजित करने का निर्णय ले लिया है। और अगर ऐसा आयोग करेगा, और करेगा, करने जा ही रहा है, तो उसके बाद नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। यानी कि कौन सा प्रश्न पत्र कठिन है और कौन सा सरल है, यह आयोग तय करेगा। और उसका जो असर पड़ेगा प्रतियोगी छात्रों पर, इन प्रतियोगी छात्रों का आप चेहरा देखिए, इनके चेहरे पर वो चिंता और वो भय साफ नजर आ रहा है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में ये तीन प्रतियोगी छात्र मौजूद हैं। हमारे साथ में प्रशांत पांडे हैं, जो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति को लगातार लीड कर रहे हैं, उसके प्रवक्ता हैं। संदीप अग्रहरी अग्रहरी हमारे साथ हैं, और आदेश शर्मा हमारे साथ हैं। प्रशांत, सीधा सा सवाल आपसे कि ये जो फैसला आयोग ने लिया है कि वो एक नहीं बल्कि कई पालियों में, कई शिफ्ट में एग्जाम कराएंगे पीसीएस का, आरओ एआरओ का, ये आपकी जिंदगी को किस तरह प्रभावित कर रहा है? जी देखिए, पहले मैं संक्षेप में बता दूं कि इसी वर्ष फरवरी 11 फरवरी को समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा कराएगी। छात्र वही हैं, लेकिन हम्म। आयोग की निष्क्रियता कहिए, असफलता कहिए, आयोग का भ्रष्टाचार में संलिप्तता कहिए, जिसकी वजह से पेपर आउट हो गया और छात्रों हम्म। को व्यापक आंदोलन करना पड़ा। उसके बाद परीक्षा वो निरस्त हुई। उसी हम्म। परीक्षा का एग्जाम है। दूसरा पीसीएस का एग्जाम है, जिसको मार्च में होना था, इन्होंने टाल के जून किया, जून से फिर अक्टूबर किया, अब दिसंबर किया। लगातार परीक्षाएं टालते रहे। हम्म। 1 साल से परीक्षाएं नहीं हुई हैं। आप समझ सकते हैं, किसी भी प्रतियोगी को जो घर से एक बंधी बधाई छोटे से अमाउंट में आके प्रयाग हो, कानपुर, लखनऊ जैसे शहरों में संघर्ष के साथ तैयारी करता है, एक सपना लेके। एक जीवन में सपना होता है कि हम अगर चयनित हो जाएंगे, परिवार समाज में एक नई ऊर्जा आएगी, दिशा बदल जाएगी। सारी चीजों को लेके संघर्ष करते छात्रों को एक एक साल इंतजार में बीत जा रहा है। हम्म। उसके बाद अब ये स्थिति ये हो गई है कि आयोग रोज एक नए प्रयोग के रूप में मनमाने फैसले ले रहा है, भ्रष्टाचार की तैयारी है। अब इनका कहना यह है कि हम एक साथ नहीं करा सकते परीक्षा, इतने ज्यादा संख्या। जबकि अभी 8 से 10 महीने पहले फरवरी में इन्होंने उन्हीं बच्चों की परीक्षा करा ली थी। तब करा सकते थे, अब नहीं करा सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी हम्म। चीज है कि इसका व्यापक प्रभाव लाखों प्रतियोगियों पे पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के ऐसे बहुत से प्रतियोगी हैं जो इसी वर्ष उम्र सीमा समाप्त हो जाएगी, ओवर एज हो समाप्त जाएंगे हो जाएगी। आयोग की देखिए, बड़ी भर्तियों से। प्रशांत, आपने बड़ी बात कही, और इसी बात पे जरा रुकेंगे और आदेश के पास चलेंगे। आपने कहा कि उनकी उम्र की सीमा समाप्त हो जाएगी। ये तो फिर एक तरह से आदेश, फिर तो ये एक तरह से करियर और जिंदगी दोनों से खिलवाड़ है। क्योंकि इलाहाबाद में, प्रयागराज में रह करके किस तरह विद्यार्थी स्ट्रगल करते हैं, कैसी उनकी दिनचर्या होती है, और घर वालों का कितना दबाव होता है, ये तो जो रहा है, जो झेल रहा है, वही समझ सकता है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो उम्र सीमा वाला मैटर जो प्रशांत जिक्र कर रहे हैं, ये तो एकदम गर्दन पर लटकती तलवार जैसा है? सर एकदम सही बात है। हम लोग दिल्ली से लेके लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, हर जिलों में जा जाके देखे हैं। जो छात्र है, कोई 38 साल का है, कोई 35 साल का है, कोई 40 साल का है, जिसकी एज अब ओवर एज होने की कगार पे है। वो किस तरीके से लगातार प्री मेंस इंटरव्यू के चक्र में पड़ा हुआ है, और उसके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करना, इस प्रकार का हर धर्मिता का प्रयोग करना, ये कहीं ना कहीं आयोग की एक निरंकुशता को और तानाशाही को प्रदर्शित कर रहा है। अरे आप छात्र जो चाहते हैं, छात्र जिस प्रकार का जो सही चीजें हैं उस प्रकार की चीजों को आप लागू करिए। आप तानाशाही ढंग से अपनी व्यवस्थाओं को भ्रष्टाचार करने के लिए लागू कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं। ये बात जो अब आपने कौन कहा, सा और जो क्वेश्चन। प्रशांत ने भी कहा, प्रशांत ने भी यही कहा कि भ्रष्टाचार, ये बात आप लोगों ने जो कही है, इसके पीछे मैं एक चीज और जोड़ दूं, बैकग्राउंडर जोड़ दूं कि 2017 के बाद से अब तक अगर हम जोड़ें, इतने पेपर लीक हुए हैं।
और आपको जानकारी मैं बताऊं, अभी जब लोकसभा के चुनाव में बीजेपी हारी बुरी तरह से, तो उन्होंने एक समीक्षा की अपनी हार की, और उस समीक्षा में पाया कि पेपर लीक को लेकर के जो गुस्सा था वो एक बड़ी वजह था। तो आदेश, ये जो बार बार आप लोग करप्शन की बात उठा रहे हैं, और जो पेपर लीक की आरओ और एआरओ परीक्षा भी लीक हो चुकी है जो दोबारा लेने जा रहे हैं, ये क्या चक्कर है? ये पेपर लीक, करप्शन, ये क्या लग रहा है? कोई कोई सिस्टम काम कर रहा है क्या अंदर ही अंदर? सर 10 लाख लोग हर वर्ष एग्जाम देते हैं पीसीएस का। कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, माँ बाप घर से दूर भेज के 10,000, 15,000, 20,000 की व्यवस्था करके किस प्रकार से छात्रों को भेजे हैं। और उसके बाद कोचिंग की फीस और कई चीजें। उसके बाद जाके अगर पेपर लीक जैसी समस्याएं आ रही हैं, तो सरकार अगर जब पेपर लीक को नहीं रोक पा रही है, तो वो कैसे कहते हैं कि हम वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे। आप एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं करवा पा रहे हो, आप नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हो। किस प्रकार से आप उसमें प्रूफ करोगे कि मेक्सिको की राजधानी ये है तो अमेरिका की राजधानी ये है? कौन सा क्वेश्चन कठिन हो गया? हम्म, हम्म, हम्म। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, और इसको दूर करके सरकार बिल्कुल। को अपनी हर संदीप दुविधा को हमारे दूर साथ करना जुड़े हुए। संदीप, ये बताइए, जो अभी आदेश ने कहा नॉर्मलाइजेशन वाला, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, और यही मुद्दा है जो अभी आदेश कह रहे हैं कि कैसे आप तय करोगे कि ये प्रश्न ज्यादा कठिन है और ये प्रश्न ज्यादा सरल है। हमें स्केलिंग की याद आ रही है, इसी प्रयागराज में, इलाहाबाद में जहां पर हैं इस समय, स्केलिंग को लेकर के जमकर के आंदोलन हुए और आखिरकार उसे रद्द करना पड़ा। ये कैसे तय होगा संदीप की क्या कठिन है? एक जिस इस पाली का सवाल नंबर 3 कितना कठिन है और दूसरी पाली का सवाल नंबर 4 कितना सरल है, ये कैसे तय होगा? और यही तो सवाल पूरे 10 लाख अभ्यर्थियों का है कि आप कैसे तय करेंगे कि इस पाली का प्रश्न जैसे दे दिया कि पानीपत का प्रथम युद्ध, किसी बच्चे ने पढ़ा पानीपत का प्रथम युद्ध इस सन में हुआ था, फिर दूसरे बच्चे ने भी पढ़ा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो कैसे तय करेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध, मतलब नॉर्मलाइजेशन में कैसे तय करेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कठिन है या सरल है, या उसको तय करेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध सरल कठिन है या सरल है? तो यही आधार नहीं समझ रहा सर इनका। फिर हम्म। उसके इसी के लाइसेंस सर, इसी के जरिए लोग चाह रहे हैं कि जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनको किसी तरह बाहर किया जाए। ये समझ लीजिए पेपर लीक का पूरक है, जो ये नॉर्मलाइजेशन है पेपर लीक का पूरक है। पेपर लीक का पूरक है आप कह रहे हैं? पेपर लीक का ये फाइनल पार्ट या पार्ट 2 है, उसके आगे की कहानी है ये? जिस प्रकार से इन्होंने किया है कि हम, कोई अभ्यर्थी कैसे जान पाएगा कि मैं 100, जैसे 100 नंबर इनका कट ऑफ जाने की उम्मीद है, 100 नंबर जाएगा, कोई 91 नंबर पा रहा है, वो मेंस के लिए तैयारी करेगा कि नहीं करेगा? कोई 110 नंबर पा रहा है, वो मेंस के लिए तैयारी करेगा कि नहीं? लेकिन जब फाइनल रिजल्ट हो सकता है, जब मेंस देने के लिए, तो हो सकता है वो एक जो 91 है वो 101 पा जाए, और जो 110 है वो 99 पे आ जाए। तो कैसे ना ये भी एक काम इनका और भी गड़बड़ है ना, इन्होंने ये किया है कि जो हम एग्जाम दे रहे हैं उसका मार्कशीट जारी करें, मार्कशीट भी जारी नहीं कर रहे हैं। तो हम कैसे किसका आकलन करें और कैसे इन पर विश्वास करें? इनकी शुचिता कहाँ बरकरार है? बिल्कुल। प्रशांत, ये जो संदीप कह रहे हैं, देखिए इसमें एक बात ये भी है कि पिछले साल आप इन्हीं 16 लाख विद्यार्थियों का करीब आप एग्जाम एक पाली में करा चुके हैं, जो कि अभी देवेंद्र सिंह ने चिट्ठी लिखी है, जो एमएलसी हैं बीजेपी के, आप लोगों के समर्थन में उन्होंने चिट्ठी लिखी है। कल उनकी जी। चिट्ठी मेरे पास आई थी, मेरी उनकी फोन पे बातचीत भी हुई, और उन्होंने मुझसे फोन पे ये कहा कि भाई पिछले साल 2023 में आप करा चुके हैं, तो 2024 में क्या समस्या आ गई? ये जो संदीप कह रहे हैं कि ये पेपर लीक का पूरक है, अब यही सवाल है प्रशांत, क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या कोई डिजाइन दिख रही है इसके पीछे, मैं ये मैं मैं अधिकारी कोई सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं क्या, ये बैकडोर का? क्या लग रहा बिल्कुल है? बिल्कुल। ये पहले दिन से हम आरोप लगाते रहे हैं। आयोग और सरकार अपनी असफलता छिपाने के साथ साथ ही भ्रष्टाचार का एक नया दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है। अब हम लोग 2013 से लगातार आयोग के खिलाफ आंदोलन करते रहे भ्रष्टाचार के। हुआ क्या कि 2013 में स्केलिंग समाप्त की गई, तो मॉडरेशन के नाम पे स्केलिंग का दूसरा स्वरूप दिया गया। अब उसी को ये तीसरा स्वरूप देने की कोशिश है, अपने चहेतों को भरना और योग्य लोगों को बाहर करना। ये भ्रष्टाचार और आयोग और सरकार की असफलता छिपाने की कोशिश है। बात परीक्षा की रही, मैं थोड़ा सा बैक में जाऊंगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पिछले 2017 के से लेके 2015 से 17 के 2015 से लेके अब तक जितने परीक्षा हुए सबका पेपर आउट हुआ है। ईएलटी ग्रेड के एग्जाम में एग्जाम कंट्रोलर खुद पेपर बेचते पकड़े गए थे, पूरा देश जानता है, रंगे हाथों पकड़े गए थे। सबसे बड़ी परीक्षा 2018 में लोक सेवा आयोग ने आयोजित की, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम था, लगभग 17 लाख एलटी ग्रेड, 7 लाख के आसपास पीसीएस अधिकारी के परीक्षा समीक्षा अधिकारी,
उस वर्ष लगभग 30 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कराया, तब इनको दिक्कत नहीं थी। आज एक शिफ्ट में 5 लाख बच्चों की परीक्षा है, एक में 11 लाख, जिसमें से 60% 65% ही विद्यार्थी उपस्थित होते हैं। इनको समस्या वो नहीं है। समस्या ये है कि भ्रष्टाचार के लिए नया दरवाजा कैसे खोला जाए, जिसके माध्यम से अपने चहेतों को भ्रष्टाचार के माध्यम से चयनित किया जाए, लोक सेवा आयोग की सीटें बेची जाए। सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचार का ये एक प्री प्लान्ड कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके लिए ये रास्ता तैयार किया जा रहा है, जो छात्र अच्छी तरीके से समझते हैं। मुझे एक बात और बताइए प्रशांत, और ये सवाल मैं आदेश से भी लूंगा कि अब तो आप लोगों ने तय कर लिया है कि 11 नवंबर को एक महाधरना देने जा रहे हैं, लेकिन साथ बिल्कुल। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहा है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक बात कही है कि भर्ती परीक्षा के बीच में आप नियम नहीं बदल सकते हैं। ये आप लोगों के लिए कितना बड़ा कवच होने जा रहा है प्रशांत? उस दिन ही हम लोग लगातार इस फैसले पर निगाह थी, और जैसे ऑर्डर आया उसको पढ़ने के बाद एक चीज बड़ी क्लियर रही। सुप्रीम कोर्ट ने की संविधान पीठ ने कही कि जब परीक्षा प्रक्रिया शुरू तभी से मानी जाएगी, क्योंकि ये लंबे समय से ये था कि परीक्षा प्रक्रिया तब मानी जाएगी जब परीक्षा हो जाए, उससे अंतिम चयन तक जो आयोग बताते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर देते हो, उसी दिन से परीक्षा शुरू हो जाती है, ठीक उसी तरीके से जैसे चुनाव के नोटिफिकेशन के साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। ये चीज भर्ती परीक्षाओं में होगी, और इस बीच आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा परिवर्तन होता है तो फंडामेंटल राइट और आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहे हैं। जो संविधान का वायलेशन होता है, ये एक फंडामेंटल राइट है कि आप समानता के अधिकार का उल्लंघन करें। इस मामले को लेकर हमने पहले भी अवगत करा दिया है, आयोग को भी अवगत करा दिया, मीडिया के माध्यम से, मीडिया के बंधुओं ने भी बात की है। अगर आयोग आंदोलन के बाद और इस फैसले के बाद अपना निर्णय नहीं बदलती है, तो हम लोग बाध्य होंगे माननीय न्यायालय की शरण में जाने के लिए लेकिन किसी भी कीमत पे इस तो तरीके से नहीं बर्दाश्त कर सकते। आदेश ये बताइए कि प्रशांत कह रहे हैं कि अब दोनों ही रास्ते हैं, आंदोलन भी रास्ता है और कोर्ट की शरण में जाना भी एक रास्ता है, चूंकि संविधान पीठ ने जो बात कही है उसको भी यहां नहीं माना जा रहा है। आपको क्या लग रहा है आदेश कि ये जो महाधरना आप लोग 11 तारीख को देने जा रहे हैं, क्या आपके इस धरने का कोई असर आपको नजर आ रहा है? क्योंकि पहले भी आप कई आंदोलन कर चुके हैं, पहले भी कई आप धरने दे चुके हैं। क्या आपकी ये लोग सुनते हैं? क्या अंदर बुला के बात करते हैं? क्या कोई कम्युनिकेशन करते हैं, या कोई कम्युनिकेशन भी नहीं करते हैं कि आप करते रहो धरना, हमें जो करना हम करते रहेंगे? क्या हालात हैं? नहीं सर, इससे पहले अभी आरओ का जो धरना हुआ, जब पेपर लीक हुआ तो बहुत हम लोगों ने दबाव उसके लिए, कम से कम 10,000 छात्र वहां पे गए आयोग के सामने, उन्होंने धरना किया और उनकी बातें सुनी गई। लेकिन ये जो मुद्दा है ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, वो भी संवेदनशील मुद्दा था, ये भी संवेदनशील मुद्दा है। तो हम लोग पूरे छात्र सब लोग एकत्रित होकर कल एक दिखाएंगे सरकार को, आयोग को, एक चेतावनी देंगे कि अगर इस प्रकार के जो तानाशाही रवैये को, नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को अगर लागू नहीं, अगर हटाया नहीं गया, तो हम लोग एक बहुत बड़े आंदोलन को और सरकार को इधर से उधर करने का काम करेंगे। मुझे एक बात बताइए, कुल जिले यूपी में जो कुल जिले हैं उसमें से 41 जिलों में ही सेंटर बनाया गया है। आदेश, अगर सरकार चाहती तो क्या जिलों की संख्या बढ़ा करके एक पाली नहीं करा सकती थी एग्जाम? सर सरकार कर क्या रही है, मैं तो यही कह रहा हूँ, प्रशासन किस लिए बना है? प्रशासन इसीलिए न बना है कि एग्जाम करा सके। हम लोग फॉर्म भरते हैं, हम लोग पैसा लगा के फॉर्म भरते हैं, हर अभ्यर्थी पैसा लगा रहा है उसमें, है ना? सरकार का कर्तव्य ही कि ये काम कराए। यही सवाल जो मैं संदेश पूछ रहा था प्रशांत, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ये कितना बड़ा प्रेशर है आप लोगों के जहन पे? घर वाले क्या सोचते हैं जो बार बार ये हो रहा है? प्रतियोगी छात्रों का जीवन इस प्रकार से होता है कि वो परिवार, समाज, रिश्तेदार, हर जगह वो एक हंसी का पात्र बनते हैं। हर दिन घर से एक दबाव आता है कि आखिर कर क्या रहे हो क्या रहा है, आखिर क्यों नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो जाके कुछ और करो। इस तरीके से मानसिक उत्पीड़न छात्रों को झेलना पड़ता है। साथ में आयोग को अभी जब फरवरी में इन्होंने परीक्षा कराई तो 55 जिलों में कराई थी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के। अब ऐसा क्या हो गया कि 41 जिलों में ये करा रहे हैं। और एक चीज बताएंगे, हम लोग लंबे समय से प्रतियोगी छात्र रहे हैं। 2016, 17, 18 तक
19 तक की स्थिति ये थी कि 22 से 25 जिलों में एग्जाम होते थे। पहले 21 था, बाद में बढ़ा के 25 जिले कराए गए, और तब फॉर्म पड़ते थे 7,60,000, 65,000, 80,000 तक फॉर्म पड़ते थे। तो 22 से 25 जिलों में परीक्षा संपन्न हो जाती थी। आज फॉर्म पड़े हैं पीसीएस के 5,76,000, और ये 75 जिलों में नहीं करा के 55 कराए पहले, अब 41। आखिर घटाने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि इन्होंने सीधे 55 से घटा के 14 जिले कम कर दिए? तो ये तो प्री प्लान्ड है कि किसी भी तरीके से हमको 2 दिन में परीक्षा करा के नॉर्मलाइजेशन करना है इसके। अच्छा, एक चीज है कि जैसे नॉर्मलाइजेशन कराएंगे तो रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स जो होते हैं वो भी ये नहीं जारी करेंगे, क्योंकि पहले होता था स्किल्ड और नॉन स्किल्ड मार्क्स जारी करते थे। जब विवाद हुआ तो इन लोगों ने नॉन स्किल्ड मार्क्स जारी करना ही बंद कर दिया, एक ही मार्क्स जारी करते थे, मॉडरेट या स्किल्ड मार्क्स ही जारी करते थे, सिंपल मार्क्स। तो बच्चा जानेगा कैसे कि उसको एक्चुअल मार्क्स क्या मिले थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके मार्क्स क्या हुआ? मतलब यह है कि आप चाहे जितना अच्छा पेपर दे के आइए, आयोग और सरकार के रहमो करम पे आपका चयन होगा। आप प्रारंभिक परीक्षा में ही बाहर कर दिए जाएंगे अगर आयोग चाहेगा तो। आपको कोई अधिकार नहीं होगा, जान ही नहीं पाएंगे कि कैसे क्या हुआ। तो योग्यता नहीं, यहाँ पे जुगाड़ चलेगा जो आयोग चाहती है, भ्रष्टाचार करने का प्रयास जो है। एक बात बस मुझे आखिर में आप बता दीजिए मुझे एक बात और कि ये बात मैं आदेश से जानूंगा। आदेश एक बात बस मुझे और बता दीजिए आप कि ये जो बार बार ये हो रहा है, पोस्ट कितनी आ रही ये भी आप समझाइए, ये भी जानना बहुत जरूरी है। पहले जो, और ये सवाल आखिरी सवाल है, आदेश आपसे भी लूंगा, प्रशांत आप भी जवाब दीजिएगा। पहले जो पोस्ट निकलती थी और अब जो पोस्ट निकल रही है, जो वैकेंसी निकल रही है, उनकी संख्या में कितना फर्क पड़ा है? आदेश, कितनी वैकेंसी उपलब्ध होती है आप लोगों, कितनी संख्या और कितनी वैकेंसी, और उस पर ये सर सर एवरेज देखा जाए तो 250 वैकेंसी एवरेज अगर देखा जाए जिस प्रकार से ये लोग 250 निकाल रहे 200 हैं। वैकेंसी? 200 250? 200 वैकेंसी। और दस छात्र सात कितने लाख हैं? आठ 7 लाख 8 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं। बताइए, आप उस एग्जाम को कंडक्ट नहीं करा पा रहे हो, उसमें जब आप सफल नहीं हो पा रहे हो तो आप किस प्रकार से प्रशासन चलाओगे, शासन चलाओगे? और ये हमारे प्रदेश का, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। प्रशासन संभालने वाले लोग जो है इसमें जाने वाले हैं, आप इस प्रकार का नॉन सीरियसपन किस प्रकार से ला सकते हैं? आयोग किस प्रकार से बैठ के, किस प्रकार से इस टाइप की चीजों को यहाँ पे डालने का काम कर रहा है, जो कि केवल भ्रष्टाचार को पनपाएगा, जो भ्रष्टाचार को पैदा करेगा। देखिए हमारे साथ हम फिर से लोग ज्यादातर संदीप जुड़ गए। संदीप, आपसे एक आखिरी सवाल मैं ले लूं, आप बीच में नेटवर्क चला गया था। मैं जो बात कर रहा था अभी आदेश से भी और प्रशांत से भी कि सैकड़ों में बता रहे हैं, 200-250 वैकेंसी आती है और 7-7 8-8 लाख छात्र होते हैं, वैकेंसी इतनी कम क्यों होती जा रही है? संदीप, क्या लगता है आपको? सर यही तो, ये जब 200 लड़कों 200 वैकेंसी है, इसका एग्जाम जो है हम लोगों को नहीं करवा पा रहे हैं। फॉर्म तो पड़ रहे हैं 8 लाख 9 लाख 10 लाख, लेकिन इसका एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं। और ये नहीं, जिले वाइज अगर ये कराएं, इन्होंने अभी जारी किया 10 किलोमीटर के अंदर जो सरकारी स्कूल होंगे उसमें हम जो है एग्जाम लेंगे। तो क्या हम इससे ये देख सकते हैं कि क्या 10 किलोमीटर के बाद जो स्कूलें हैं शहर से, वो क्या उसकी व्यवस्था डगमग है, यानी कि उसमें एग्जाम कराने लायक स्कूलें नहीं बची हैं? तो अब हम इससे आकलन कर सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है, ये करना क्या चाह रहे हैं। तो प्रशांत, अब फाइनली क्या होना चाहिए इस स्थिति में? आपको क्या लगता है, सोल्यूशन क्या है? क्या एक पूरी मेरा जवाबदेही तय हो आयोग की भी, क्या इनकी भी जांच पड़ताल हो, कितने इम्तिहान बिल्कुल कराए, क्या क्या हुआ, कौन जिम्मेदार है, उनके भी नाम निकाले जाए सामने? बिल्कुल, देखिए 2 चीजें हैं। पहली चीज तो है आयोग में बैठे कर्मचारियों, अधिकारियों और सदस्यों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सरकार को एक श्वेत पत्र लाना चाहिए कि हमने इस वर्ष में ईमानदारी से इतनी भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन किया, इतने समय में कराया। दूसरा चीज ये होता है कि एक बॉन्डेड आप दीजिए कि 90 दिन में, 180 दिन में, नोटिफिकेशन से 180 दिन के अंदर हम चयन कंप्लीट करेंगे। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज ये रही है कि इसका सोल्यूशन ये है कि 75 जिलों में सेंटर बनाया जाए। उस बिल्कुल जिले के पेपर आउट एक बड़ी समस्या है, तो उस जिले के जिलाधिकारी, एसपी की जवाबदेही तय की जाए जवाबदेही जिस है। जिले में पेपर आउट होता है। हाँ, किसी प्रशासनिक अधिकारी की जवाबदेही तय नहीं होती। पेपर आउट होने के बाद 4 दिन हल्ला होगा, पेपर हाँ, निरस्त हो जाएगी, फिर अगला पेपर होगा, फिर पेपर बिल्कुल बिकेगा। ठीक कह रहे आप हैं जिम्मेदार प्रशांत। हो, आपकी आपका जिम्मेदारी क्यों नहीं सकते? आपका बहुत धन्यवाद। संदीप, आदेश, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। 12-11 तारीख को आप महाधरना कर रहे हैं और हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी कि आपकी आवाज गूंजती रहे और इसका समय रहते उचित समाधान जरूर हो। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।